सर ये रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट से आपका क्या कहने का भावार्थ है? एक होता है रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, एक होता है रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट्स। दो बातों में अंतर है। रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है? हम जब एसेट ही बदल देते हैं, एसेट बदल देते हैं। हां, जैसे बेटे अपने मोबाइल फोन को ही बदल देते हो। मोबाइल फोन बदलते हो? हां, मोबाइल फोन तो सर हम हर हफ्ते बदल लेते हैं, अब तो ये आ गया वो आ गया। मोबाइल फोन जब बदला जाता है वो होता है रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। लेकिन जब मोबाइल फोन की बैटरी बदली जाती है, उसके अंदर बैटरी लगी हुई है, बैटरी भी खराब हो जाती है, हालांकि आप वहां तक की नौबत आने नहीं देते, अब उससे पहले फोन चेंज कर देते हो, लेकिन फिर भी कई बार उसके अंदर एक कंपोनेंट है बैटरी, वो खराब हो जाती है तो आपको चेंज करना पड़ता है। जब आप मोबाइल की बैटरी चेंज करते हैं, दैट इज बेसिकली रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट। एक पुर्जे का रिप्लेस होना वो रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट कहलाता है। सुनिए इस बात को आगे कि हम इस पॉइंट के अंदर क्या क्या चीजें कवर करेंगे। हमने यहां पर यह डिस्कस करना है कि रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट होगा तो एंट्री क्या क्या होगी। हमने उसकी एंट्री डिस्कस करनी है कि उसकी एंट्रीज क्या होनी चाहिए। आराम से, कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, सिर्फ सुनना पड़ेगा एकाग्रता के साथ, ठीक है ना। और जहां जहां से ज्यादा बातचीत हो रही होगी मैं उस सेंटर को सीधा सीधा डांट लगा दूंगा। आपकी बातचीत मुझे कैसे सुनाई पड़ती है? मुझे दिखता है जहां जहां सेंटर से बातचीत ज्यादा हो रही है, मेरे पास यहां लाल रंग का एक डेसिबल का लेवल आता है, मुझे दिखता है इस सेंटर पर बातचीत ज्यादा है, शोर ज्यादा है, तो भी तो मैं प्यार से आपको पिछली क्लास में कहा बेटे मैं डांटूंगा नहीं, लेकिन अगर आप मुझे डांटने के लिए कहेंगे तो फिर मैं डांट भी दूंगा आपको, ठीक है, डटवाना मत। अच्छा सुनो बड़े ध्यान से, मैंने मोबाइल की बैटरी चेंज कर दी तो मैं क्या एंट्री डालूंगा? मान लीजिए ये मेरा एक टेलीफोन है, ये एक फोन है, ठीक है ना, ये लो मैंने फोन बना भी दिया, बड़ा सारा नंबर लिखे हुए हैं इस पे, ये फोन है और मैंने इसके अंदर बैटरी चेंज करवा दी। अब बैटरी जो चेंज करवाई वो 2000 रुपए की बैटरी है, जो मैंने नई बैटरी लगवाई। दुकानदार को तो मैं 2000 देकर आ गया, मेरे यहां पर एंट्री क्या होगी? एंट्री की बात करता हूं मैं, एंट्री क्या होगी जरा फटाफट से बताओ, एंट्री क्या होनी चाहिए? भाई मैं आपको दो एंट्रियां कहूंगा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट्स टू बैंक 2000, या फिर मोबाइल अकाउंट डेबिट्स टू बैंक 2000। मेरे सामने इतने ज्ञान के योद्धा बैठे हैं सारे के सारे, और मैं आपको एक छोटा सा आपके लाइफ का एग्जांपल पूछा है कि मैंने अपने मोबाइल फोन की बैटरी चेंज कराई बेटे, 2000 रुपए लगे हैं, एंट्री ये डालूं कि एंट्री ये डालूं? सर देख लो जो एंट्री समझ में आती हो आपको। एक कई बच्चे तो कह रहे हैं सर एक बात तो पक्की है, बैंक तो पक्का आएगा, बैंक में तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो सिर्फ पता कहां पर, रिपेयर लिखूं कि मोबाइल फोन लिखूं? कई बच्चे कह रहे हैं जी हम क्यों दिमाग लगाएं, लेकिन दिमाग लगाइए। आप छोटे छोटे थे, 11th क्लास में थे, आपकी मैडम आपको समझाती थी, मैडम कहती थी जिस खर्चे से इंप्रूवमेंट हो जाए वो खर्चा नहीं है, वो हमारा कैपिटल खर्चा है, वो कैपिटलाइज होगा। मैं मैडम की बात याद कर रहा हूं, मैडम कहती थी जिससे इंप्रूवमेंट होती है उसे कैपिटलाइज किया जाएगा, जिससे बेहतरी होती है वो कैपिटलाइज होगा, वो खर्चा नहीं है। अब मैं रिक्शे पर बैठकर कहीं जा रहा हूं तो इसमें कोई बेहतरी नहीं हो रही है, इसलिए खर्चा है। मैं मान लीजिए बिल्डिंग का किराया दे रहा हूं तो कुछ बेहतरी नहीं हो रही, खर्चा है ये। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कोई इंप्रूवमेंट करता हूं तो इंप्रूवमेंट कैपिटलाइज होंगी। इतनी सी बात आपने सुनी हुई है, इंप्रूवमेंट्स आर टू बी कैपिटलाइज्ड। और आपके स्कूलों में एग्जाम्पल भी डिस्कस होता है, ज्यादातर स्कूलों में ये एग्जाम्पल डिस्कस होता है, सिनेमा घर की कुर्सियां चेंज करवा दी, वहां पहले दूसरी टाइप कुर्सियां थी, अब बढ़िया बढ़िया कुर्सियां लगवा दी, जिसमें कप शप रखा होता है और दूसरी तरह की चीजें रखी होती हैं, वो बड़ा बढ़िया कुर्सियां लगा दी हमने। तो क्या ये कैपिटलाइज होगा कि नहीं होगा? और मैडम यही कहती है कैपिटलाइज होगा। मैडम क्यों कहती कैपिटलाइज होगा? मैम कहती जी इससे इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ते हैं, ज्यादा लोग सिनेमा घर देखने आते हैं, इसलिए हमारा आमदनी होती है, इसलिए खर्चा नहीं है। इसका मतलब बेटे ये एक डिस्प्यूट था बचपन से लेकर आज तक कि किस खर्चे को कैपिटलाइज करेंगे और किस खर्चे को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। क्या ये कैपिटलाइज होना चाहिए फोन में, फोन मेरा एसेट है, या ये खर्चा जाना चाहिए रेवेन्यू खर्चे में? ये एक डिस्कशन का मुद्दा है जिस पर पता चला कि हमको 11th क्लास में यह कहा गया था कि हमारे पास जब भी इंप्रूवमेंट होती है एक्सपेंडिचर्स, आपको नहीं लिखना, विच इंप्रूव्स
परफॉर्मेंस ऑफ एसेट्स, परफॉर्मेंस ऑफ एसेट्स, ये मैडम कहती थी 11th क्लास के अंदर या 12th क्लास के अंदर। मैडम कहती थी कि बेटे जिस खर्चे से हमारी परफॉर्मेंस ऑफ एसेट बढ़ जाती है, हम उसको क्या बोलते हैं कि वो हमारा कैपिटलाइज होना चाहिए। और 11th क्लास के इस नियम के मुताबिक ये एंट्री करेक्ट बनती है, ये एंट्री करेक्ट बनती है। लेकिन बेटे ये रूल गलत लिखा है मैंने, ये रूल ही गलत लिखा है, इसलिए ये एंट्री का भी फैसला करना कि ठीक है कि नहीं, अभी इस पर फैसला नहीं कर सकते। हमें अभी इसके अंदर कुछ और बात भी करनी है। हमने इसके अंदर ना 11th को देखा ना 12th को देखा, मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 को देखा। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नालायक, पीतमपुरा से मैसेज आया है हमारे पास कि सर ये बैटरी नहीं लग रही। ये बैटरी है ही नहीं तो बैटरी लगे कहां से? ये मोबाइल फोन है, बैटरी तो इसमें अंदर लगी हुई है। कह रहे हैं जी हमको नहीं लग रहा है, ये तो ये मोबाइल फोन है बेटे, बैटरी किसने कह दिया? मैसेज भेज रहे हैं हमको बैटरी नहीं लग रही है। ये नालायक। AS10 की बात करो, हटाओ जी फोन को यहां पर, कहीं घंटी ना बज जाए इसकी। ये लो बैटरी वैसे ही चेंज कराई थी हमने। आओ, एक्सपेंडिचर विच इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द एसेट्स बियॉन्ड स्टैंडर्ड। लो बेटे AS में ये भी लिखा हुआ है बियॉन्ड स्टैंडर्ड। अभी आपने नहीं लिखना, कौन लिखाएगा? मैं लिखाऊंगा। कब लिखाऊंगा? बाद में लिखाऊंगा, पहले सुन लीजिए। तो जब भी हमारे खर्चे की इंप्रूवमेंट हो जाए, परफॉर्मेंस बियॉन्ड स्टैंडर्ड, देन सच एक्सपेंडिचर शुड बी कैपिटलाइज्ड। इसका मतलब ये कैपिटलाइज तो कर देंगे हम भी, लेकिन उससे इंप्रूवमेंट होनी चाहिए बियॉन्ड स्टैंडर्ड। इसका मतलब स्टैंडर्ड से आगे जाना चाहिए। अब भाई स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया? मतलब ये कि बेटे मैं आपको अपना फोन दिखाई दूं, वैसे सस्ता सा फोन है, आप टेंशन मत आना। बेटे ये एक टेलीफोन है मेरे पास, मैंने इसके अंदर से बैटरी निकाली। अब मेरे से बैटरी निकलेगी भी नहीं इसकी, मैंने इसमें से निकल आई। मैंने इसमें से अपने मोबाइल फोन की बैटरी निकाली। ये लीजिए, ये मैंने बैटरी निकाल दी, ठीक है। अब ये बैटरी निकालने के बाद मैं दुकान पे गया और मैं जैसी बैटरी थी वैसी ही बैटरी मैंने यहां पर लगा दी खरीद कर। क्या इससे इस मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से बेहतर हो जाएगी? क्या ये स्टैंडर्ड से इंप्रूव हो जाएगी? नहीं बेटे, स्टैंडर्ड से इंप्रूव नहीं हो जाएगी। कई बच्चे धोखा ना खा जाएं, मैं आपको बताना चाहता हूं। बेटे पहले मेरे मोबाइल फोन की जो बैटरी बैकअप था वो 6 घंटे था, पहले 6 घंटे था, फिर कुछ दिनों बाद ये रह गया 5 घंटे, फिर कुछ दिनों बाद रह गया 3 घंटे, और फिर उसके बाद मैंने मोबाइल फोन की बैटरी नहीं लगवा दी, फिर से हो गया 6 घंटे। बच्चे क्या इससे तुलना करते हैं? सर पहले आपकी बैटरी 3 घंटे चलती थी, अब नई बैटरी लगवा ली है तो 6 घंटे चलती है, हेंस ये इंप्रूवमेंट है। नहीं साहब, यही तो गलती है। इंप्रूवमेंट इससे नहीं देखी जाती, इंप्रूवमेंट देखी जाती है जब ये फोन लिया था तब इसका बैटरी बैकअप कितने का था? 6 घंटे का। और अब मैंने जब नई बैटरी लगाई है और वो भी 6 घंटे का बैकअप देती है, तो मैं उससे आगे नहीं चला गया जब मैंने स्टैंडर्ड लिया था। स्टैंडर्ड मतलब जब नया लिया था, जब नया लिया था जो उसकी परफॉर्मेंस का स्तर था, क्या उससे इंप्रूव हो गया? अगर उससे इंप्रूव नहीं हुआ तो ये अमाउंट कैपिटलाइज नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कि ये जो बैटरी वाला केस है, अगर ये बैटरी नए जैसी बैटरी तक की है तो ये हमारा अमाउंट कहां चला जाएगा? ये चला जाएगा रिपेयर मेंटेनेंस में। ये एंट्री गलत होगी, यानी फिक्स सेट्स में कैपिटलाइज करना गलत होगा। ये बेसिक असूल आपके AS में दे रखा है, जिसको कि मैं आने वाले अब तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटे तक समझाता रहूंगा। 1.5 पौने 2 घंटे इसी बात पर चिल्लाते रहोगे हम पर? हां, अलग अलग तरह के एग्जाम्पल करूंगा। और अभी तो आपके टेलीफोन की बात कर रहा हूं, फिर मैं आपके बिजली कंपनी पर चला जाऊंगा। मैं आपके टेलीफोन की बात हमेशा नहीं करूंगा, मोबाइल फोन से मैं हटके कहां पहुंच जाऊंगा? मैं अब बिजली कंपनी में आ जाऊंगा। तो मेरे साथ साथ जरा फटाफट से मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूं, आप मुझे उन एग्जाम्पल्स के अंदर बताना कि कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए कि कैपिटलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। लो बेटे, मैंने अपने पास अपनी कार की सर्विस करवा दी, कार की सर्विस कराई।
बताइए क्या ये कैपिटलाइज होनी चाहिए कि नहीं? कॉमन सेंस लगाओगे तो वैसे ही पता चल जाएगा। कार की सर्विस से कार की वैल्यू थोड़ा बढ़ रही है। कार की सर्विस कराई, कार को धुलवाया, साफ कराया, कार की सर्विस कराने से क्या कार की वैल्यू बढ़ जाएगी? जी नहीं। ये अमाउंट किस में जाएगा? रिपेयर में। क्योंकि इंप्रूवमेंट नए से बढ़िया नहीं हो जाएगा। पता चला सर्विस कराई और उसके 5 पहिए हो गए। अगर ऐसा हो जाए, हम सर्विस कराने के लिए भेजी थी 4 पहियों के साथ, वहां से धुलकर आई 5 पहिए हो गए, उसके अंदर एक कमरे के ऊपर एक कमरा और बन गया, फिर तो बात इंप्रूवमेंट है। लेकिन अगर वो साफ करके वहीं तक हमको दे रहे हैं जैसा नया था, उससे बेहतर नहीं कर रहे, नए जैसा करके दे देंगे, इससे ऊपर तो नहीं करेंगे। हेंस द अमाउंट विल ट्रांसफर टू रिपेयर्स। नंबर 2, मैंने अपनी पंक्चर्ड, पंक्चर के स्पेलिंग क्या? PUNCHU, पंक्चर्ड। मैंने पंचर्ड टायर्स की रिपेयर करवाई। पंचर टायर का मैंने पंचर लगवा दिया। बताइए बेटे, अगर एक फ्लैट टायर है और मैंने उसको रिपेयर करा दिया तो क्या वो नए से बेहतर हो जाएगा? नहीं। लोगों को पता क्या लगता है? वो कहते हैं पंचर था और अब ठीक हो गया तो इंप्रूव हो गया। लोग ये कहते हैं। अरे लोगों को छोड़ो, हम इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। इंप्रूवमेंट किससे? पंचर होने से पहले वाली इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए। इंप्रूवमेंट कहां चाहिए हमको? जब वो इतना इंप्रूव हो जाए कि पंचर से भी आगे निकल जाए, तब तो मैं कहूं कि हां भाई पंचर लगवाया, टायर नया हो गया। फिर तो बात समझ में आती, नए से भी कुछ अच्छा हो गया। ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये पंचर जो है वो कहां चला जाएगा? ये भी रिपेयर में चला जाएगा। ये मैं बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल लेने का प्रयास कर रहा हूं जो आपके डेली लाइफ के हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कुछ इंप्रूवमेंट करवा दूं। इंप्रूवमेंट का मतलब क्या? जैसे मेरी कार में लगा हुआ था एक इंजन और मैंने उसके अंदर ऐड करवा दिया CNG। मैंने अपने इंजन में CNG लगवा दी। मैंने भेजा अपनी कार को गैराज के अंदर, मैंने कहा भैया इसमें CNG लगा दो। अब बेटे ये बताओ, क्या इससे मेरी गाड़ी जब ली थी तब CNG नहीं थी? जब ली थी तो CNG नहीं लगी हुई थी। CNG एक उसका तरीका को पता नहीं होगा। CNG एक बेहतर पेट्रोल का वेरिएंट है और गाड़ी उससे भी चल जाती है और वो एडिशनली है। पेट्रोल से तो चलेगी चलेगी, CNG से भी चल जाएगी। अगर मैं CNG की किट लगवा देता हूं तो CNG की किट लगवाने पर जितना भी खर्चा होगा ये सारा का सारा क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। क्योंकि ये पहले नहीं था। आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? पहले क्या था? पहले मतलब उससे पहले नहीं, जब लिया था तब कैसा था। अगर लेने वाले से इंप्रूव हो जाए तो कैपिटलाइज होगा, अन्यथा कैपिटलाइज नहीं होगा। ये मैंने आपको बात बताई कि ये हमारा बेसिक रूल होता है। अब बात आती है कि हमको इसके अंदर अपने बिजली कंपनी में क्या करना है, वो तो बताता हूं। पहले यहां पर लिखना शुरू करें। लिखें एज पर AS10। हम AS10 को बाद में डिटेल के अंदर भी लिखेंगे। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स, एज पर AS10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स, कॉमा whenever any expenditure is incurred which improves performance of assets beyond standards, performance of assets beyond standards, and such expenditure is material। मेटीरियल का मतलब होता है वो ज्यादा भी होना चाहिए और छोटा मोटा हो तो फिर नहीं। मतलब ये कि खर्चा कोई रेलेवेंट भी होना चाहिए। हालांकि बेटे मेरे एग्जाम में जितने सवाल आएंगे हर चीज रेलेवेंट होगी, लेकिन फिर भी AS कहता है जो मटेरियल है उसको देखना है। वो कहता है जी क्या करना है? एंड सच एक्सपेंडिचर इज मटेरियल, कॉमा
then such expenditure is to be capitalized, तब आप उस खर्चे को क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। देन सच एक्सपेंडिचर शुड बी कैपिटलाइज्ड, फुल स्टॉप। एक्चुअल परफॉर्मेंस is to be ignored for the examination purpose। सर ये बात समझ में नहीं आई हमने कि एक्चुअल परफॉर्मेंस, अभी इसकी बात बताऊंगा कि मैंने क्या लाइन लिखी है। एक्चुअल परफॉर्मेंस इज टू बी इग्नोर्ड फॉर दी एग्जाम पर्पसेस। पहले इन सबको लिख लेना, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको इसी सेंटेंस को, जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इतना सा है, हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चल रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को आगे समझाएंगे। आगे चलिए। फॉलोइंग, मैं हट जाऊं आगे से, लो जी मैं हट जाता हूं। फॉलोइंग एंट्रीज आर टू बी जनरलाइज्ड। ये एंट्रियां जनरलाइज की जाती हैं। फॉलोइंग एंट्रीज आर टू बी जनरलाइज्ड। अम्बु जी पहले इसको पूरा दिखा दीजिएगा, फिर आगे चलना। हां जी, नंबर 1, व्हेन एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड, हम जब खर्चा इनकर करते हैं तो एंट्री क्या बनती है खर्चा करने पर, रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग एक्सपेंस पेड, बीइंग एक्सपेंस पेड। अभी समझाएंगे ये एंट्री क्या कह रही है। नंबर 2, फॉर कैपिटलाइजेशन, हम जब कैपिटलाइज करते हैं तो कैपिटलाइजेशन की एंट्री क्या बनती है, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट्स टू रिप्लेसमेंट अकाउंट्स being amount capitalized, being amount capitalized। तीसरा, फॉर, अभी ये समझाएंगे बेटे क्या है। फॉर सेल ऑफ स्क्रैप, फॉर सेल ऑफ स्क्रैप, अगर कोई स्क्रैप बिक जाएगा तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट बीइंग स्क्रैप सोल्ड, बीइंग स्क्रैप सोल्ड। चौथी एंट्री लिखेंगे, अंबुज उसको पूरा करने के बाद ही आगे चलना, ठीक है। चौथा पॉइंट, फॉर ट्रांसफरिंग एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू अकाउंट ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटे बिजली कंपनी के यहां पर मैंने तब भी बताया था, बिजली कंपनी के यहां पर क्या बनता है, रेवेन्यू अकाउंट बनता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाते। फिर भी मैं तो समझा रहा हूं इसलिए मैंने दोनों ऑब्लिक करके लिखा है, तो लिखें
रेवेन्यू अकाउंट डेबिट्स ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट्स टू रिप्लेसमेंट बीइंग अमाउंट रिटर्न ऑफ। अब बनाएं अपने पास अगला अकाउंट, रिप्लेसमेंट अकाउंट्स। रिप्लेसमेंट अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू बैंक, टू बैंक। यह है अमाउंट इनकर्ड, जो हम खर्चा कर देते हैं बाय फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स ये क्या है? अमाउंट कैपिटलाइज्ड। फिर है बाय बैंक सेल ऑफ स्क्रैप। और बाय रेवेन्यू अकाउंट, बिजली कंपनी में या रेवेन्यू अकाउंट्स, अमाउंट रिटर्न ऑफ, अमाउंट रिटर्न ऑफ। ये हमने क्या बनाकर दिखाया आपको? रिप्लेसमेंट अकाउंट्स। हाँ जी, लिख लें तो फिर हम आगे चले। मैं हट जाऊं आगे से? बच्चा कह रहा है हाँ। फटाफट से लिखेंगे। हाँ जी, अब आगे चलो। अब जरा मेरी बात को सुनो, जो मैंने अभी लिखा मैं उसी की बात करूंगा दोबारा से। बेटे ये बताओ, बड़ी सिंपल बात है। मैं तो कह रहा हूं कि अकाउंटेंसी कॉमन सेंस से ऊपर नहीं है। कॉमन सेंस लगानी है आपने, बस, और कुछ नहीं। अब मेरे साथ साथ, अब मैं ना प्रैक्टिकल अप्रोच पे जाऊंगा, एग्जाम के अप्रोच पर आऊंगा। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। बेटे हमने व्हाइट वॉश करवा ली, हमने घर की व्हाइट वॉश करा ली, बिल्डिंग की व्हाइट वॉश करा दी। व्हाइट वॉश करा दी तो ये खर्चा किसका है? आप जानते हो ना ये खर्चा किसका है? रिपेयर्स। हर आदमी को पता व्हाइट वॉश रिपेयर है। व्हाइट वॉश से कोई बिल्डिंग स्टैंडर्ड से, नए से अच्छी थोड़ा ना हो जाएगी, नए तक ही होगी। तो आप लोग पता क्या करते हो? आप लोग सीधा लिखते हो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं इसे रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट कर दूं, रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट्स टू बैंक, तो कोई दिक्कत है? सर दिक्कत तो नहीं, लेकिन यह पता चले आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा भी नहीं पता चले तो कोई बात नहीं, रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। और बाद में मैं लिख दूं रिपेयर्स अकाउंट डेबिट्स टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, तो कोई दिक्कत तो नहीं आपको? सर दिक्कत तो बिल्कुल नहीं है, पर यह बताओ ये नया फैशन क्यों? पहले रिप्लेसमेंट में डेबिट करो, फिर रिप्लेसमेंट को क्रेडिट करके रिपेयर डेबिट सीधा क्यों नहीं करते? क्योंकि रियलिटी में ऐसे होता है। रियलिटी में एंट्री ऐसे होती है, और बात दूसरी कि मैं और आप फटाफट से रिपेयर अकाउंट डेबिट कर देते हैं। रिप्लेसमेंट अकाउंट जो है ये एक ट्रांजिशनल अकाउंट है। ट्रांजिशनल अकाउंट्स क्या होते हैं? ये आजकल नया जमाना आ गया। कुछ खाते ट्रांजिशनल होते हैं। ट्रांजिशनल का मतलब जो आपने रूल पढ़ रखे ना, रियल, कैपिटल, नॉमिनल, वो सब तो है ही है। ये नई चीज निकली है ट्रांजिशनल अकाउंट, कि हम पहले टेम्परेरी खाते में डाल देते हैं और टेम्परेरी खाते को बातें बंद कर देते हैं।
ऐसा कई बार करना इसलिए जरूरी हो जाता है, जैसे कि इस केस में करना जरूरी हो जाता है, बिकॉज आप रिपेयर करते वक्त नहीं जानते कि क्या ये रिपेयर है या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल। मैं अकाउंट्स ऑफिसर हूं। किसका अकाउंट्स ऑफिसर हूं? मान लेते एक बिजली कंपनी का अकाउंट्स ऑफिसर हूं। अंबुज तुम बन जाना, ठीक है ना। मैं अकाउंट्स ऑफिसर हूं, तो मेरी बिजली कंपनी में काम करते हो। अब अंबुज मेरे पास आया, भागा भागा, और उसने मुझे कागज दिया, बिल दे दिया। कहता साहब ये 5 लाख रुपए खर्च हो गए। और मैंने अंबुज की बाजू पकड़ी। अंबुज हमारा कैमरा संभालता है। मैंने अंबुज की बाजू पकड़ी। मैंने कहा अंबुज ये 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, कैपिटल खर्चा है कि रेवेन्यू खर्चा है? वो अंबुज कहता मुझे क्या पता कैपिटल खर्चा है रेवेन्यू खर्चा, ये आपको पता होगा। ये खर्चा हो गया, बात खत्म। और मैं कंपनी में भाग रहा हूं, हर आदमी का भाई साहब प्लीज मुझे कोई बता दो ये खर्चा स्टैंडर्ड से इंप्रूव है कि नहीं है। लोग कह रहे हैं भाई साहब क्या हुआ? मैंने कहा जी स्टैंडर्ड से ऊपर है तो कैपिटलाइज करूंगा, स्टैंडर्ड तक का है तो रिपेयर में डालूंगा। तो भाई मेरे को टाइम लगेगा ना, मैं लोगों के पास पूछने जाऊंगा, दूसरों से पूछूंगा, मैं 2 आदमियों को चिट्ठी लिखूंगा, प्लीज मुझे बताया जाए। क्योंकि बिजली कंपनी, याद करो बिजली कंपनी बेटे बेइंतहा एसेट पड़े हुए हैं, सड़कों पर रखे हुए हैं। आप एक घर के पास ट्रांसफार्मर फूक जाता है, आधी रात को फूक जाता है, कंपनी वाले आते हैं, रात को चेंज करके चले जाते हैं। तो क्या अकाउंट्स ऑफिसर पे साथ में खड़ा होता है कि मैं देखता रहूं इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है? उसके पास बिल आता है और अकाउंट्स ऑफिसर क्या करता है? वो पहले उस बिल को इस खाते में डेबिट कर देता है। अकाउंट्स ऑफिसर वो कहता है मुझे नहीं पता ये रिपेयर है, मुझे नहीं पता ये कैपिटलाइज होगा। जब उसे नहीं पता इसका क्या होगा तो उसे वो कहां भेज देता है? वो भेज देता है रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट। रिप्लेसमेंट अकाउंट में ये चीज डेबिट हो जाती है। और जब ये रिप्लेसमेंट में डेबिट कर देता है 5 लाख, पेमेंट रिलीज कर देता है। और फिर अकाउंट्स ऑफिसर जगह जगह चिट्ठी भेजता है, जैसे अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को, परचेज डिपार्टमेंट को, रिपेयर डिपार्टमेंट को, और कहता है साहब ये 5 लाख खर्च हुए साइट नंबर 536 पर, मैंने ऐसे नाम ले लिया, उस साइट पर 5 लाख खर्च हुए, बताओ ये खर्चा स्टैंडर्ड से ऊपर तो नहीं? ये कौन पूछता है? ये अकाउंट्स ऑफिसर पूछता है। किससे पूछता है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। बिजली कंपनी में ऐसे काम होता है। और फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जवाब देता है कि हां जी हां, 5 लाख में से हमने एक ट्रांसफार्मर चेंज कर रखा है जो पहले वाले से बेहतर है, जो इंप्रूवमेंट है। तो अल्टीमेटली अकाउंट्स ऑफिसर को जब पता चलता है कि इसमें 5 लाख में मान लो 4 लाख की इंप्रूवमेंट है, तो जानते हो क्या करता है? वो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट कर देता है। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, अगर उसे पता चला 4 लाख की इंप्रूवमेंट है तो 4 लाख यहां डाल देता है और रिप्लेसमेंट अकाउंट क्रेडिट कर देता है। और जो 1 लाख रुपए हैं उसे वो कहां भेज देता है? वो कहता है जी जो 1 लाख रुपए की इंप्रूवमेंट नहीं हुई वो कहां चलेगी? रिपेयर में। तो बेटे टेम्परेरीली पहले रिप्लेसमेंट डेबिट होता है, बाद में ये अगर रिपेयर में जाना है तो रिपेयर में जाता है, अगर फिक्सड में जाना है तो फिक्सड में जाता है, अगर दोनों में जाना है तो दोनों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये बेसिक तरीका इसका होता है। इस प्रकार से किया जाता है ये एंट्रीज को। और असल में आप लोग ये एंट्री ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको बहुत सिंपल होता है। आपको पहले से पता होता है कि रिपेयर है तो रिपेयर में डालते हो, आपको पहले से पता होता है फिक्स्ड है फिक्स्ड डालते हो। बेटे आपको पता होता है। रियल लाइफ में आप कल कंपनियां संभालोगे, जब कंपनियां संभालोगे तो वहां पर आपको इमीडिएटली नहीं पता चलता। वो बिल आ जाता है, बिल में थोड़ा ना लिखा हुआ है कि साहब ये रिपेयर है कि हमारी इंप्रूवमेंट है। वहां पर हम लोग अपने पास रिप्लेसमेंट अकाउंट की सहायता लिया करते हैं। और साथ में एक और फायदा होता है, कभी कभार हमारे पास ना कोई कूड़ा करकट बिक भी जाता है, तो अल्टीमेटली जो आपने खर्च किया उसमें से कुछ वापसी हो जाती है। अगर कुछ आपने खर्चा किया तो जितने का स्क्रैप बेचा उतने रुपए आपके वापसी हो गए। तो हम लोग क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट, यानी हमारे पास रिप्लेसमेंट के अंदर कोई आपका स्क्रैप की सेल भी आ सकती है। ऑटोमेटिकली सेल ऑफ स्क्रैप की वजह से जब आप सेल ऑफ स्क्रैप डालेंगे तो रिपेयर का खर्चा और भी रिड्यूस हो जाता है। ये मैंने आपको एक बेसिक प्रोसेस बताया बेटे कि ऐसा ऐसा हम अकाउंटिंग करते हैं। अभी कुछ बातें और बाकी हैं, जरा मेरे साथ साथ आप एक छोटा सा एक सवाल लिखें। छोटा सा सवाल लिखें, सब बच्चे लिखेंगे और उस सवाल का आंसर भी लिखेंगे। सब बच्चे तैयार हो जाएं। लिखें एग्जाम्पल, ए लिमिटेड इनकर्ड ₹3 lakh expenditure
full stop. It realized ₹30,000 स्क्रैप वैल्यू, उसने 30,000 स्क्रैप वैल्यू रियलाइज कर लिया। इंप्रूवमेंट्स टू बी कैपिटलाइज्ड, जो कैपिटलाइज होंगी वो क्या है? इंप्रूवमेंट्स टू बी कैपिटलाइज्ड रुपीज, कितने रुपए? 1,80,000 रुपए। जर्नलाइज एंड प्रिपेयर रिप्लेसमेंट अकाउंट। पहले 2 मिनट आप इस पर फोकस करें। मैंने आपको सिंपल से एक डाटा दिया और मैंने कहा बेटे इसको जनरलाइज करें और रिप्लेसमेंट अकाउंट बनाएं। तो पहले 2 मिनट आप काम करें, फिर मैं करूंगा फटाफट से। मैं देखता हूं कौन कौन सा बच्चा कर रहा है।
चेक करें बेटे अपना आंसर। नंबर 1, पहले खर्चा कीजिएगा। रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। हम कितने रुपए खर्च करेंगे बेटे? खर्च तो पूरे करेंगे 3 लाख। बीइंग अमाउंट पेड, ये तो हमने अमाउंट पे कर दिया। नंबर 2, हमें कैपिटलाइज करना है 1,80,000, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू, किसे क्रेडिट करेंगे हम लोग? रिप्लेसमेंट अकाउंट 1,80,000 बीइंग, बेटे नरेशन नहीं लिखते बच्चे, जो गलत बात है। बीइंग अमाउंट कैपिटलाइज्ड। तीसरा, हमें स्क्रैप के पैसे मिल गए। स्क्रैप की एंट्री पहले डालनी पड़ेगी ना, रिपेयर से पहले डालनी पड़ेगी। स्क्रैप के पैसे मिल जाएंगे तो हम उसे कहां क्रेडिट कर देंगे? रिप्लेसमेंट अकाउंट्स। कितने पैसे मिल गए स्क्रैप के? 30,000। ये लीजिए, स्क्रैप का अमाउंट रियलाइज करा लिया हमने। बीइंग अमाउंट रियलाइज्ड। और अब मेरे पास जितना खर्चा बच गया वो अमाउंट कहां डालूंगा मैं? चौथी एंट्री। बताइए जी, चौथी एंट्री में क्या बनेगा? चौथी एंट्री में आएगा हमारे पास रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। कितने रुपए भाई? 3 लाख रुपए का खर्चा था। 3 लाख में से माइनस कर दिया हमने। कितने रुपए खर्च कर दिए हमने? 30,000 रुपए तो हमने स्क्रैप रियलाइज कर लिया। 1,80,000 कैपिटलाइज कर दिया। तो रिप्लेसमेंट अकाउंट में जो बच गया वो कहां चला जाएगा? राइट ऑफ कर देंगे। ये अमाउंट आएगा 8 3 11 2,10,000 90,000। रिप्लेसमेंट अकाउंट। रिप्लेसमेंट अकाउंट में क्या होगा? 2, पहले तो बैंक से खर्च कर दीजिए 3 लाख रुपए। फिक्स्ड एसेट्स में कैपिटलाइज कर दीजिए 1,80,000 रुपए बाय बैंक से सेल ऑफ स्क्रैप रियलाइज होगा, वो होगा 30,000 रुपए। और बाकी जो बच गया वो कहां चला जाएगा? बाय रेवेन्यू अकाउंट 90,000। लो बेटे, ये मैंने आपको इस सवाल के जरिए फॉर्मेटिंग करा दी। हमारा फॉर्मेटिंग इसकी तैयार हो गई। अभी भी एक दिक्कत है, सिर्फ इस पूरी चर्चा में यह दिक्कत है कि सर ये 1,80,000 अमाउंट जो कैपिटलाइज होगा ये कैसे निकलेगा? क्योंकि इसका निकालना मुश्किल है। खर्चा कितना हुआ ये हमेशा सवाल में दिया जाएगा। कितना खर्चा हुआ, कितने का स्क्रैप बिका ये सवाल में दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हमने कितने रुपए रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए ये बैलेंसिंग फिगर होगा। इसका मतलब बेटे सारा का सारा अगर क्रूशियल एरिया है तो वो किसका है? 1,80,000 का। हम ये देखना चाहते हैं कि ये 1,80,000 कैसे निकाला जाएगा, ये 1,80,000 किस प्रकार से कंप्यूट किया जाएगा, ये डिस्कस करना है मुझको आपके साथ, ठीक है ना। इसके लिए मैं आपको एक और छोटा सा फॉर्मेट दूंगा, उसके बाद मैं आपको इसके सवालों पर ले जाऊंगा।
तो आपको अगली बार से, यहां तो लिखा ना इंप्रूवमेंट टू बी कैपिटलाइज्ड, वहां ये अमाउंट नहीं दूंगा। फिर आपको ये भी ढूंढना पड़ेगा कि इंप्रूवमेंट कितनी कैपिटलाइज होगी। जब ये ढूंढना शुरू कर देंगे तो हमारा एग्जाम का स्तर तैयार हो जाएगा। फिर एग्जाम के सवाल ऐसे ही हैं जो मैं आपको कराऊंगा, तो आपको अल्टीमेटली एंट्रियां पता चल गई, अकाउंट पता चल गया। अब सिर्फ इधर ध्यान देंगे सब बच्चे कि अमाउंट टू बी कैपिटलाइज कैसे कैसे ढूंढा जाएगा, इंप्रूवमेंट कैसे पता चलती है, और वो जो मैंने पहला पैरा लिखा था AS 10 का, अब वो यूज भी होगा। आइए मेरे साथ साथ और यहां पर लिखना स्टार्ट करें। अब क्या लिखेंगे, लिखिए बेटे यहां पर स्टार लगा के लिखना, हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड। हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड। एक बच्चे ने पूछा है सर हम जब CNG लगाते हैं तो हमने कुछ रिप्लेस नहीं किया है, तभी तो बेटे वो कैपिटलाइज हो जाता है। और अगर मैं यहां एग्जांपल दूंगा तो मैं CNG से भी CNG पुरानी किट हटा के CNG की बढ़िया किट लगाऊंगा, तो उसमें कुछ कैपिटलाइजेशन आना शुरू हो जाएगी। चिंता मत करो, जो CNG का प्रश्न था मैं आपको इसमें बताऊंगा कैसे कैसे करना है। हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड, यहां लिखना स्टार्ट करें अपने पास, एक्सपेंडिचर incurred on replacement, कि भाई रिप्लेसमेंट पर कितने रुपए खर्च कर दिए, प्लस इसमें क्या ऐड कर दिया जाएगा, प्लस रीयूज ऑफ ओल्ड मटेरियल। अगर हमने कोई ओल्ड मटेरियल रीयूज किया तो उसको ये हमारा निकलता है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ रिप्लेसमेंट, कि भाई इतने हमारा टोटल खर्चा हुआ, लेस करंट कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट्स और ओल्ड कंपोनेंट। करंट कॉस्ट ऑफ ओल्ड कंपोनेंट, करंट कॉस्ट मतलब आज की कॉस्ट ओल्ड कंपोनेंट की, अगर मान लो मैं आज अपने यहां पर पुराना कंपोनेंट बदलूं तो कितने रुपए खर्च होंगे, ये है अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड। अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड, जैसे समझ लीजिए कि मैं आपको, एक बच्चे ने CNG का एग्जाम्पल दिया है तो मैं CNG वाले एग्जाम्पल की बात करता हूं। बेटे मैंने मान लीजिए अपनी गाड़ी को गैराज में भेजा, और गैराज में भेजने के बाद बेटे पिक्चर नॉट क्लियर, हमारे पास लक्ष्मीनगर से मैसेज आ रहा है। थोड़ा सा एक्चुअल में क्या, आज हम क्लास ना गुड़गांव से नहीं ले रहे, आज हम क्लास कहीं और से ले रहे हैं आपकी, इस कारण से ऐसा है। और ये लोग इंप्रूव कर रहे हैं। आप, मैं एक बार फिर से कहता हूं, अंबुज जरा एक बार बुलाइए उनको, ललित को, वहां से लक्ष्मीनगर से मैसेज आया हुआ हमारे पास पिक्चर नॉट क्लियर का। अभी दोबारा क्लियर जाएगा। अच्छा, वो दूसरी क्लास ऐड हो गई थी ना, तो इसलिए जिटर आ गया था, उसका डिस्कनेक्ट कर दिया। अच्छा, अब ठीक है, ठीक है। हाँ जी, तो एक्सपेंडिचर अगर इनकर्ड है तो जरा ध्यान से मेरी बात को देखें। यहां पर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रिप्लेसमेंट्स, मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मैंने अपने पास, मैं गया अपनी गाड़ी को लेकर, कहां पर गाड़ी को लेकर गया, मैं गाड़ी को लेकर गया अपने गैराज के पास। मैंने कहा लो जी कंपनी जी जरा इस गाड़ी को ठीक कर दीजिए। और क्या ठीक करवाया, मैंने कहा जी इसके अंदर आप ऐसा करो, एक CNG का किट लगा दो, CNG की किट लगा दो, ठीक है ना, CNG की किट। उसने कहा ठीक है, उसने CNG किट लगा दी और उसने मुझसे 2 लाख रुपए ले लिए और CNG किट लगा दी।
पहले किट थी ही नहीं, पुरानी किट थी ही नहीं, तो इसका मतलब आपने पूरी की पूरी किट क्या कर देनी है, कैपिटलाइज। सिंपल। अब फॉर्मूला देखें, अगर मैंने किट लगवाई, अगर मान लीजिए 2 लाख मैंने खर्च कर दिए और 2 लाख में से पुरानी किट की कॉस्ट कितनी है, निल, पुरानी किट थी ही नहीं उसके अंदर, तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे पास यहां पर अमाउंट कैपिटलाइज कितना होगा, 2 लाख। और अगर मैं कहूं बेटे मैंने 2 लाख की किट लगवाई, 2 लाख की किट लगवाई, अब मैंने ब्रांडेड किट लगवाई, किसी अच्छी कंपनी की किट लगवाई 2 लाख रुपए की, और पहले भी सीएनजी लगी हुई थी उसके अंदर, जो पहले सीएनजी लगी थी वो लोकल लगी हुई थी। एज्यूम कर लीजिए कि ये लो, ये हमने बना दी क्या, ये बना दी गाड़ी, और मैंने कहा इसमें सीएनजी की किट पहले थी लोकल, और जो किट पहले लगी हुई थी वो कितने की थी, वो किट थी मान लेते हैं 50,000 रुपए की। ये किट खराब हो गई, मैं इसे दुकान पर लेकर गया, मैंने कहा भैया ये किट खराब है, इसे बदलो। तो उसने क्या किया, उसने कहा भाई साहब अगर ये किट्स जो आपके पास लगी थी लोकल आज लगवाते हो तो ये 80,000 की आती है। ओ भाई पुरानी 50,000 की थी, आज तो वैसी लोकल भी कितने की आती है, 80,000 की। मैंने कहा ना भाई ना, मैं ये लोकल किट लगवाऊंगा ही नहीं, तुम मुझे अच्छी ब्रांडेड किट बताओ कि ब्रांडेड किट लगवानी है, बिल्कुल बढ़िया। उसने कहा जी 2 लाख रुपए लगेंगे ब्रांडेड किट के अंदर। मेरी बात समझो, जो एक केस में हो सकता है, मैंने सारी संभावनाएं रखी कि आप दुकान पर जाते हैं, जो पुरानी चीज लगी हुई है वो थी कितने की थी, 50,000 की, वो आजकल है, आजकल आती है 80,000 की। जिसे मैंने बदलवाया वो थी 50,000 की, आजकल वो 80,000 की आती है, मैंने लगवा दी कितने की, 2 लाख की। सवाल यह है कि हम लोग कैपिटलाइज करेंगे, तो कैपिटलाइज करेंगे तो क्या करेंगे हां जी, कैपिटलाइज करेंगे तो कैसे कैसे कैपिटलाइज करेंगे, इधर देखिए। सबसे पहले मैंने 2 लाख रुपए खर्च कर दिए, पुरानी किट्स बेटे 2 लाख तो खर्च कर दिए, पुरानी किट कितने की थी, पुरानी किट आजकल 80,000 की मिलती है। बेटे इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं अपनी गाड़ी में से पुरानी किट हटाऊं तो वो आजकल 80,000 की आती है, और 2 लाख की किट लगवा दूं तो इसका मतलब पहले से इंप्रूवमेंट हो गई ना, जो पहले था उससे बेहतर कर दिया हमने उसकी इंप्रूवमेंट कर डाली। अगर मैं मान लीजिए पहले उसके अंदर, आप आंखों में इमेजिन करें कि अगर मेरे पास एक ऑलरेडी गाड़ी में किट लगी हुई है, मैं वैसी किट लगवाता हूं तो इंप्रूवमेंट स्टैंडर्ड तक आएगी, और अगर मैं उससे बढ़िया किट लगवाता हूं, जैसी थी उससे बढ़िया लगवा दी, पहले लोकल थी अब उससे बढ़िया लगवा दी, तो इन दैट केस क्या हो गया, ये इंप्रूवमेंट हो गई। और इंप्रूवमेंट हो गई तो कितने की हो गई, मैंने 2 लाख की किट लगवा दी, अगर मैं वैसी ही किट लगवाता जैसी पहली थी तो वो 80,000 की आती, तो हमारे पास अमाउंट टू बी कैपिटलाइज कितना होगा, 1,20,000। ये बेटे फॉर्मूला है उसका, जो हम हर जगह अप्लाई कर देंगे। हम सिंपली ये देखेंगे कितने रुपए खर्च कर दिए और कितने रुपए खर्च करते अगर पुराना सामान जैसा ही सामान लगाते, क्योंकि बेटे पुराना सामान ही तो हमारा स्टैंडर्ड है, अगर हम उसी को बदलकर वैसे ही लगाते तो नए जैसा हो जाता, तो वहां तक तो हमारी रिपेयर है। और अगर उससे भी ज्यादा खर्चा कर दिया वो कैपिटलाइजेशन होगी, हम उसे अपने पास क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। ये हमारा बेसिक तरीका है। बीच में एक चीज और लिखी है मैंने, रीयूज ऑफ ओल्ड मटेरियल। ये ओल्ड मटेरियल का रीयूज का मतलब क्या होता है, हमारे पास पुराना मटेरियल कई बार क्या होता है, जो कुछ पुराने होते हैं ना मटेरियल पड़े होते हैं, हम उनको कई बार यूज कर लेते हैं, तो ऐसे में आप लोगों का ना खर्चा जो होता है वो खर्चा अल्टीमेटली थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम कोई चीज बाजार में लेने गए, हमने उससे कहा भैया किट बदल दो, उसने कहा ऐसा है इसमें ये चीज लगेगी, मैंने कहा वो तो मेरे घर पे ऑलरेडी है तो मैं वो लेके आ जाता हूं, तो अल्टीमेटली मैं अपने पैसे बचा लेता हूं। यहां पर मैंने वही लिखा है कि इतने रुपए तो मैंने गैराज इंजीनियर को दे दिए, इतने रुपए का सामान मैंने घर से यूज करवा लिया, तो अल्टीमेटली मेरे पास इतने रुपए का टोटल खर्चा हो गया। ये मेरा टोटल खर्चा हो गया। अगर मैं वैसा ही पुर्जा लगवाता जैसा था तो इतने रुपए खर्च होते, हेंस इतने रुपए की मेरी इंप्रूवमेंट है।
हम अपने पास सिर्फ इंप्रूवमेंट को ही कैपिटलाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं। यानी इतने रुपए हमारे पास खर्च हो गए, इतने रुपए खर्च होने चाहिए थे नया करने के लिए, और अगर आपने खर्चा नए से भी ज्यादा कर दिया, दिस हैज टू बी कैपिटलाइज। वो नए से भी आगे ले गया, उसे हम लोग क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे अपने पास। ठीक है ना। एक बच्चे ने पूछा है, सर हम अपने पास डायरेक्टली रिपेयर एंड मेंटेनेंस को डेबिट क्यों नहीं करते? क्योंकि उसका अमाउंट डायरेक्टली मिलता नहीं। उस सवाल में तो डायरेक्टली मिल रहा था जो मैंने आपको दिया, लेकिन वो सवाल में तो मैंने आपको कंप्यूट करके दे दिया था सब कुछ। अब जैसे मैं अगला सवाल करूंगा तो आप देखकर निकाल ही नहीं सकते कि हाँ कितने रुपए का खर्चा हमारे पास है। और वैसे भी इनमें टाइम गैप होता है, खर्चा आज होता है और कई दिनों बाद पता चलता है कि ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। इसलिए हमारे पास इसके अंदर ओवर द टाइम डिफरेंस आता है, जिस कारण से हम लोग अपनी पहले रिप्लेसमेंट में एंट्री डाल देते हैं और कई दिनों बाद जाकर पता चलता है कि ये रिपेयर में जाएगा या ये प्लांट में जाएगा, और ये कितना रिपेयर में जाएगा या कितना प्लांट में जाएगा, हम अकॉर्डिंगली तब इसको करते हैं, उससे पहले नहीं कर पाते हैं। मैं इस एंट्री को भी समझाऊंगा, लेकिन मेरे साथ साथ अब आप एक एग्जाम्पल और लिखेंगे। मैं उस एग्जाम्पल के जरिए आपको इस पॉइंट को समझाने का प्रयास करूंगा कि मैं क्या कर रहा हूं बस। और ये समझ में आ गया तो काम खत्म। हमारा बिजली कंपनी का ये दूसरा कॉन्सेप्ट होगा। एक हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन सीखी थी, एक हमारे पास ये होगी बिजली कंपनी। उसके बाद बस एक पॉइंट और होगा कि मैं लिंक कर दूंगा तो काम खत्म। लिखो एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 यहां लिखें, an electricity company incurred rupees 3 lakh on replacement of component। चाहे वो कंपोनेंट का नाम रख दो जी ट्रांसफार्मर, कुछ भी हो सकता है। ऑन किस दिन उसने खर्चा किया? 1 दिसंबर 2007। 1 दिसंबर को उसने खर्चा कर दिया, फुल स्टॉप। मटेरियल ऑफ ओल्ड कंपोनेंट was partially sold for rupees, was partially sold for rupees 15,000 and partially reused rupees 10,000। बेटे पुराने कंपोनेंट का 15,000 रुपए का तो मैंने कचरा बेच दिया, और मैंने उसे दोबारा भी, वो कुछ कचरा मैंने अपने पास दोबारा से यूज भी कर लिया। आगे लिखिएगा, ओल्ड कंपोनेंट हैड कॉस्ट रुपीज 80,000 ऑन। किस दिन कॉस्ट थी उसकी? ऑन 1/1/1970। जब 1970 में लिया था तो उसकी कॉस्ट कितने की थी? 80,000। नाउ इट कॉस्ट, आजकल वो कितने का आता है? नाउ इट कॉस्ट रुपीज 1,90,000। आजकल वो 1,90,000 रुपए का आता है। फिर मैंने कहा जनरलाइज एंट्रीज रिलेटिंग टू रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट संबंधित एंट्रीज को जनरलाइज करें। यह मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन बन गया। बेटे होता क्या है, ये खर्चा हम करते हैं 1 दिसंबर को, तो ये जो बाकी चीजें ये पता चलती हैं कई दिनों बाद, इसलिए एंट्रियां अलग अलग दिन पर होती हैं। हमें अलग अलग दिन पर इसके एंट्रीज को डालना पड़ता है। आइए अब मेरे साथ साथ लिखें सॉल्यूशन। पहले सवाल लिख लें, फिर उसके बाद लिखेंगे सॉल्यूशन। एक बच्चे ने पूछा, सर हम रिपेयर्स एंड
मेंटेनेंस अकाउंट किस जगह पर रेवेन्यू अकाउंट के यूज करते हैं? रेवेन्यू अकाउंट बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसलिए हम लोग रेवेन्यू अकाउंट वर्ड बोल देते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस है और ये दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड है, यानी हम लोग अपने पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्ड भी यूज कर सकते हैं और रेवेन्यू अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। जैसे कई बार आप सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हो, कई बार सीधे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देते हो। तो यहां पर हमने रेवेन्यू अकाउंट इसलिए लिखा है बिकॉज अपने पास ये सीधा सीधा खर्चा वहां चले जाना है। हां जी, अब जरा फटाफट से देखें हम 1 दिसंबर को क्या एंट्री डालेंगे। 1 दिसंबर को सबसे पहले खर्चा होगा, तो उसकी एंट्री क्या होगी? रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 3 लाख रुपए, बीइंग अमाउंट पेड। बेटे 3 लाख रुपए तो हमने खर्च कर दिए। जब खर्चा करते हैं उस वक्त थोड़ा ना पता होता है क्या कैपिटलाइज होगा, उस वक्त तो लिख दिया रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा अंबुज एक बार फिर से बोलो, पिक्चर क्लियर नहीं आ रही, बच्चे बता रहे हैं। 1 दिसंबर को एक तो ये एंट्री डाल दी रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। आगे चलते हैं बेटे, इसके बाद हमारे पास अगली एंट्री, कौन से दिन की अगली एंट्री डालने जा रहा हूं मैं अपने पास? हमने क्या किया, डेट तो यही चल रही है हमारे पास, हमने ओल्ड कंपोनेंट को बेच दिया फॉर ₹15,000। अगर ओल्ड कंपोनेंट बेचेंगे तो क्या एंट्री बनेगी? ओल्ड कंपोनेंट बेचने की एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट, क्योंकि हमको इतने पैसे उसमें से मिल गए। कितने रुपए? 15,000। बीइंग अमाउंट रियलाइज्ड, इतने रुपए तो आ गए। भाई रीयूज की एंट्री नहीं होगी, रीयूज की एंट्री नहीं होगी। रीयूज की एंट्री इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये पहले से ही ऑलरेडी हमारे पास मशीन में था, बस हमने मशीन से निकाला और मशीन में दोबारा फिट कर दिया। जैसे समझ लीजिए नट बोल्ट, हम मशीन में से निकालते और दोबारा फिट कर देते हैं, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी बिकॉज ये ऑलरेडी हमारे पास यहां आ रहा है। उसके बाद अगली एंट्री डाल रहा हूं, मैंने अपने पास कैपिटलाइजेशन करनी है। कैपिटलाइजेशन करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, किसे क्रेडिट करना पड़ेगा हमको? टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट्स। अब मुझे बताइए जरा फटाफट से कि हम कैपिटलाइज कितना करेंगे? कैपिटलाइजेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? बीइंग अमाउंट कैपिटलाइज्ड, बीइंग अमाउंट कैपिटलाइज्ड। जरा चेक करते हैं अमाउंट कैपिटलाइज कितना होगा, जिसके लिए मुझको एक एंट्री डालनी पड़ेगी अपने पास। एंट्री ने एक वर्किंग करनी पड़ेगी, तो यहां लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड। हां जी, ये बताओ बेटे कितना एक्सपेंडिचर इनकर कर दिया? एक्सपेंडिचर इनकर्ड, कितना खर्चा कर दिया? भाई हमने खर्चा कर दिया 3 लाख रुपए तो खर्च कर दिया, और खाली 3 लाख नहीं, हमने कुछ मटेरियल भी रीयूज कर लिया। रीयूज ऑफ ओल्ड मटेरियल, मैं इसको समझाता हूं ये क्या लिख रहा हूं मैं। हमने अपने पास 10,000 रुपए का कोई पुराना मटेरियल भी यूज कर लिया, तो बेटे हमारा टोटल खर्चा कितने का हो गया? 3,10,000 माइनस करंट कॉस्ट। आजकल अगर मैं वही पुर्जा आजकल लगवाता तो जानते हो वो आजकल कितने का आता? 1,90,000। आजकल वो कितने का है? 1,90,000। करंट कॉस्ट ऑफ ओल्ड कंपोनेंट, ओल्ड कंपोनेंट जो निकलवाया उसकी आज कॉस्ट है 1,90,000। अगर मान लीजिए मैं पुराने पुर्जे जैसा ही पुर्जा लगवाता तो मेरा एक्सपेंडिचर होता है 1,90,000, मैंने खर्च कर दिया 3,10,000। व्हाट इज माई एक्स्ट्रा अमाउंट? जो मैंने फालतू खर्च कर दिया, दैट हैज टू बी कैपिटलाइज्ड।
1,20,000। हमें जो कैपिटलाइज करना है वो कितना अमाउंट कैपिटलाइज करना है? मुझे कैपिटलाइज करना है अमाउंट 1,20,000। बेटा मैं अभी ये सवाल पूरा करके मैं चेक करता हूं जो आप मुझे मैसेज भेज रहे हैं। मैं इसको भी ये क्वेश्चन पूरा कर दूं बस मैं, ठीक है ना? हाँ, तब तक आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने का प्रयास करें। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटे एक्सपेंडिचर इनकर कर दिया 3 लाख रुपए का, रीयूज कर दिया हमने 10,000 रुपए का, और करंट कॉस्ट ये है। सर बस ये एक्सपेंडिचर वाली बात दोबारा बता दो जरा कि एक्सपेंडिचर वाली बात का क्या करना है। ध्यान से सुनना बेटे, जो ये आप 10,000 रुपए का रीयूज करते हैं ना, मैं इसे यहां नहीं लिखता। 1 मिनट के लिए आपके दिमाग में यही आता है कि सर इसको प्लीज यहां मत लिखो। मैं कहता हूं देखो, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि हमने 3 लाख रुपए खर्च कर दिए, 3 लाख रुपए खर्च कर दिए। बेटे पुराना पुर्जा अगर हम रिप्लेस करते तो आजकल वो 1,90,000 का आता है, लेकिन 1,90,000 में से 10,000 को तो मटेरियल रीयूज कर लेते हम। यानी अल्टीमेटली मेरा खर्चा कितने का होता? 180। यानी मैं एक्स्ट्रा खर्चा कितना कर रहा हूं? 1,20,000। यही अमाउंट कैपिटलाइज होगा। बेटे आप मेरी बात को समझने का प्रयास करें, कॉन्सेंट्रेट करें थोड़ा सा। मैं ये कहना चाहता हूं कि 3 लाख तो मैंने खर्च कर दिए, 3 लाख तो मेरे यहां से खर्च हो गए, ये तो मैंने जेब से दिए। 10,000 मैंने अपने पास पुराना मटेरियल निकाल कर यूज कर लिया। 10,000 का पुराना मटेरियल उठाया और मैंने उसे यूज कर लिया। तो मेरा खर्चा हो गया 3,10,000। मैं बाजार में अगर पुर्जा लगवाने जाता तो खर्चा होता मेरा 1,90,000। हेंस मुझे 1,20,000 कैपिटलाइज करना चाहिए। ऑल्टरनेटिवली मैं दोबारा बोलता हूं इसको, मेरा खर्चा हो गया 3 लाख। मैं अगर वैसा ही पार्ट लगवाता तो खर्चा होता 1,90,000, लेकिन 1,90,000 में से 10,000 का तो मैं वही पुराना स्क्रैप यूज कर लेता। तो मेरा खर्चा जानते हो 190 का नहीं होता। अगर मैं 190 का पार्ट लगवाने जाता तो उसके स्थान पे खर्चा मेरे पास कितने का होता? 180 का। हेंस अमाउंट टू बी कैपिटलाइज कितने का है? 1,20,000। और जितना अमाउंट कैपिटलाइज करना है वही अमाउंट यहां पर कैपिटलाइज किया जाएगा, 1,20,000 रुपए। और एक आखिरी एंट्री और डालनी पड़ेगी, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट्स, माने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। आप इसको रिपेयर्स अकाउंट में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको डलवाऊंगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे अपने पास इसी अकाउंट का यूज करना है। रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, जरा चेक करते हैं। बीइंग अमाउंट रिटर्न ऑफ, जो रिप्लेसमेंट अकाउंट का बैलेंस बच गया उसको देख लेते हैं। 3 लाख में से 15,000 रुपए तो हमारा स्क्रैप बिक गया, 1,20,000 हमारे पास कैपिटलाइज हो गया, 1,35,000, 1,65,000 कहां चला जाएगा? ये अमाउंट राइट ऑफ किया जाएगा। 1,65,000 रुपए हमने राइट ऑफ कर दिया। एक बच्चा हमसे पूछ रहा है कि सर हमने स्क्रैप वैल्यू को माइनस क्यों नहीं किया कैपिटलाइजेशन करते वक्त? अपने पास यहां पर स्क्रैप वैल्यू को क्यों माइनस नहीं किया? बेटे स्क्रैप वैल्यू जो है वो एक ट्रांजैक्शन अलग है। आप इसको, इस ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा उसके भीतर जाने का प्रयास करें। मैं इसको दोबारा से बताता हूं, आप मेरे साथ साथ चलना कि मैं गया अपनी कार को लेकर ठीक कराने के लिए, और मैंने उसके अंदर अपनी गाड़ी में से चारों पहिए चेंज करवाने हैं। उसमें नायलन के टायर लगे हुए हैं। कहीं को पता नहीं होगा नायलन टायर क्या होता है। नायलन टायर, अब आजकल तो रेडियल टायर आते हैं, रेडियल टायर में लोहे की तारें डली होती हैं। नायलन टायर में नायलन के धागे होते हैं। नायलन टायर घटिया होते हैं, रेडियल टायर अच्छे होते हैं, ग्रिप वगैरह अच्छी होती है। अब मेरी बात सुनो जरा, मैं इस एग्जाम्पल को अपने साथ फिट करूंगा। जो कॉमन सेंस आए वही यहां लिखा मिलेगा आपको। कॉमन सेंस जनरेट करनी है हमने। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटे। मैं गया पहले किसी इंजीनियर के पास, मैंने कहा भैया इस गाड़ी के चारों पहिए निकालो और इसके स्थान पर नायलन पहिए जो हटाओ और रेडियल के बढ़िया टायर लगाओ। ध्यान रखना, मैं पहले से स्टैंडर्ड से इंप्रूव हो जाऊंगा, क्योंकि स्टैंडर्ड क्या था? नायलन का टायर। जब गाड़ी ली थी स्टैंडर्ड उसमें नायलन का टायर था। अब मैं उससे बढ़िया टायर लगवा रहा हूं, मैं नायलन की जगह रेडियल के टायर लगवा रहा हूं, इंप्रूवमेंट होगी। उसने मुझे बिल बनाकर दे दिया, कहता साहब ये लीजिए 3 लाख रुपया खर्चा है। मैंने 3 लाख पे कर दिए। अब देखो मैंने 3 लाख पे कर दिए तो मेरी एंट्री क्या हो गई? रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 3 लाख। मेरा पहला काम खत्म। अब मैं ये नहीं जानता कि 3 लाख रुपए में रिपेयर कितनी है
और कैपिटलाइजेशन कितनी है? भाई टायर चेंज कराए, हाउ आई कैन नो कितना अमाउंट कैपिटलाइज होगा, कितना रिपेयर में जाएगा? भाई किसको कहां डालना है मैं नहीं जानता। अब उसके बारे में सुनते कि किस अमाउंट को कहां पर भेजेंगे अपने पास हम। जब मैंने ये एंट्री डाली उसके तुरंत बाद मैंने अपने पास पुराने पहिए बेच दिए। सोचो बेटे, मैं 3 लाख रुपए गैराज में देकर आया हूं और मैंने पुराने पहिए जो थे, जो मुझे वापस मिले थे, मैंने पुराने पहिए कबाड़ी को बेचे, उसने मुझे 15,000 दे दिए। अब मैं अपने घर जाता हूं, और मैं घर जाकर कहता हूं साहब 15,000 तो मुझे पुराने पहियों के मिल गए, वो तो मेरा स्क्रैप वैल्यू आ गई, और 3 लाख मैंने खर्च कर दिए अपने पास। 3 लाख अल्टीमेटली रेडियल टायर की कॉस्ट है। ये बात भी खत्म हो गई। स्क्रैप बेचा, उसकी एंट्री आ गई बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट, मेरे को 15,000 रुपए की आमदनी आ गई। अब सवाल उठता है कैपिटलाइजेशन का, कितने रुपए कैपिटलाइज होंगे, हमें कैपिटलाइजेशन कितने रुपए करनी है? बेटे मेरे पास नेट खर्चा तो 2,85,000 का हुआ, 3 लाख रुपए थे, 15,000 तो स्क्रैप मिल गया, लेकिन रेडियल टायर की वर्थ तो 3 लाख ही है ना। आप ये तो ना बोलेंगे कि स्क्रैप बिकने से मेरा रेडियल टायर सस्ता हो गया। जो नायलन के टायर बिक रहा है वो कोई उन्होंने मुझे रेडियल टायर में डिस्काउंट थोड़ा दिया है, या तो रेडियल टायर में डिस्काउंट मिल जाता, वो कहता है रेडियल टायर 15,000 सस्ता कर देता हूं, ऐसा तो उसने नहीं कहा। वो तो मैंने स्क्रैप बेचा है, स्क्रैप का नए टायरों से कोई लेना देना नहीं है। नए टायर 3 लाख के ही है, वो कम नहीं हो जाएंगे। इसका ना जब मैं कैपिटलाइज करूंगा तो कैसे कैपिटलाइज करूंगा? बोलूंगा भाई मैंने नए टायर 3 लाख के डलवाए, चाहे पुराने टायर 15 के बिक गए, लेकिन उससे इन टायरों की कीमतों में कमी नहीं आ गई। मैं पुराने पहिए ना बेचता तब भी 3 लाख के थे, बेच दिए तब भी 3 लाख के हैं। उनके बिकने से इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 लाख के मेरे पुराने पहिए, 3 लाख के मेरे नए पहिए लगे। अगर 3 लाख के नए पहिए लगे तो ये वही लिखा हुआ है, 3 लाख के नए पहिए लगे। अगर मैं नायलन के पहिए लगवाता, अगर मैं नायलन के ही पहिए लगवाता तो कितने पैसे खर्च होते? उसके लिए अब मैंने लगवाए नहीं है, मैंने उसके लिए अंदाजा दिया। मैंने कहा अगर मैं नायलन के पहिए लगवाता तो खर्चा होता 1,90,000 रुपए, 1,90,000 रुपए होता। लेकिन बेटे मैंने 10,000 रुपए का तो कुछ पुराने पहियों में से नट बोल्ट, कोई पेच, कोई चीजें यूज कर ली। इसका मतलब अगर मान लीजिए मैं नायलन के पहिए लगवाता तो मुझे उसकी कॉस्ट कितनी पड़ती? उसकी कॉस्ट पड़ती मुझको 1,90,000 माइनस 10,000, क्योंकि मेरे पास जो 1,90,000 का प्राइस होता है ना, ये टोटल प्राइस होता है। कि अगर मैं नए पहिए लगवाता जैसे पहले थे वैसे के वैसे, तो खर्चा कितने का होता? खर्चा होता 1,90,000 का। लेकिन अगर मैं पुराने पेच निकाल कर लगाता तो खर्चा 1,90,000 का नहीं होता, खर्चा 1,80,000 का होता। यह तुलना की जा रही है कि मैं 3 लाख रुपए के नए पहिए लगवाए और 1,80,000 के पहिए लगते तो मैंने बेहतर कितना काम कर दिया? 1,20,000। भाई मैं तो कैपिटलाइजेशन की बात कर रहा हूं कि मेरे पहियों में वैल्यू कितनी इंप्रूव हो रही है। मेरे पहियों में 3 लाख के पहिए लग रहे हैं जो 1,80,000 रुपए के लगते। इसका मतलब 1,20,000 मुझे कैपिटलाइज करना पड़ेगा। 1,20,000 मेरी नई वैल्यू है, वो 1,20,000 कैपिटलाइज करना है। हम इसकी चर्चा और करते हैं बेटे ब्रेक के बाद, तो आप जरा 10 मिनट का ब्रेक ले लें, फिर मैं दोबारा से इसको रिपीट कराता हूं।